आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रश्मि गोयल, visiting faculty, School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester 1, subject is financial accounting. In the last class, we have started with the topic dissolution. I hope you people were there. Dissolution हमने last class में शुरू किया था, dissolution का basic concept. इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो वेटेज है दैट इज 15 मार्क्स। इस अकेले जो चैप्टर की वेटेज है 15 नंबर की वेटेज है। ओबीई होना है, तो ओबीई आपको बताया था, ओबीई में इन टोटल यू विल गेट 6 क्वेश्चन, आउट ऑफ दो 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। नहीं तो ये जो डिसोल्यूशन होता है इसमें जो चॉइस होती है वो भी डिसोल्यूशन की ही होती है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है 2 क्वेश्चंस कराए थे। एक मैंने आपको जनरल डिसोल्यूशन कि किसी भी रीजन से डिसोल्यूशन हुआ था तो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। देन आई टोल्ड यू कि वी यूज्ड टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। जब डिसोल्यूशन होता है तो हम 3 अकाउंट बनाते हैं उसमें। पहला अकाउंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और तीसरा होता है बैंक या कैश अकाउंट जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में हमारा जो रूल लगता है वो गार्नर वर्सेस मरे रूल लगता है, ठीक है। मैं लास्ट क्लास का सिर्फ रिकैप करा रही हूँ आपको 2 मिनट में। गार्नर वर्सेस मरे रूल में क्या होता है कि उसमें होती है तब होता है देयर शुड बी partners and one of the partner become insolvent, कि उसके ऊपर जो भी अमाउंट ड्यू होता है वो पे करने की कंडीशन में नहीं होता है। ही इज which is due to case under Garner versus Murray rule, the rest of the partners bring that वो सॉल्वेंट क्लियर करते हैं कैपिटल रेशियो जस्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन, कि किस रेशियो में वो उसका लॉस बियर करते हैं, इन द कैपिटल रेशियो जस्ट प्रायर टू द डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन से पहले, तो जिस डेट पर डिसोल्यूशन हुआ उस डेट को छोड़ के उससे पहले के जो भी आपकी बैलेंसेस हैं कि लाइक आपको जनरल रिजर्व दिया है, P&L अकाउंट दिया हुआ है या पार्टनर्स की आपको ड्राइंग दी हुई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी पार्टनर्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स and then you will find out the new capital ratio. In that ratio they will divide the loss of the insolvent partner. I think network is okay from my side. It's not showing any kind of problem. I don't know why voice is breaking. So I was just recapitulating Garner versus Murray rule बताया था। तो Garner आपको कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली भी बोला जाएगा कि by using Garner versus Murray rule, it means एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा वहां पर, ठीक है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा और बाकी पार्टनर सॉल्वेंट होंगे, वो उस रेशियो में वो लेके आएंगे। नेक्स्ट जो आज टॉपिक मुझे शुरू करना है दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि अगर सपोज 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं और जो भी पार्टनर है सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, देन वी कॉल्ड इट एज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। उसको हम फर्म की इंसॉल्वेंसी बोलते हैं व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। इसमें जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अभी तक हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे वो भले ही हमारा जनरल डिसोल्यूशन था या इन केस ऑफ वन एसेट्स थे और जो भी आउटसाइड लायबिलिटी थी, ठीक है, मार्क माय वर्ड, आउटसाइड लायबिलिटी, वो सारा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो क्योंकि वहां से सारी जो है कि एसेट्स बेचना है या जो हमारी लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ करना है, दैट ऑल वी डिड थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट, फाइन। But in case of insolvency of a firm, or we can say when all the partners become insolvent,
इन दैट केस क्योंकि जब वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो वो नेसेसरी कैश जो उनको लाना चाहिए, दे आर अनेबल टू ब्रिंग दैट कैश, राइट। सो इन दैट केस जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ एसेट्स जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट ट्रांसफर लाइबिलिटीज in the realization account in case of insolvency of a firm. उसके लिए पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम जो भी एसेट्स हमारे पास थे वो हमने ट्रांसफर किए और जो भी उनको रियलाइज किया तो उसकी जो भी एंट्री होती है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वो हमने की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे आते हैं एंड देन वी फाइंड आउट द रियलाइजेशन लॉस, बिकॉज इन दैट केस वी विल गेट लॉस ओनली अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है। जो हमारा फिर सरप्लस कैश होता है, जो भी हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल होगा, टोटल कैश कौन सा अवेलेबल होगा इन दैट केस, एक तो आपको बैलेंस शीट में कुछ भी बैलेंस दिया हुआ हो सकता है लाइक ओपनिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस। इसके अलावा जो आपने एसेट्स रियलाइज किए उससे आपने कुछ जो है अमाउंट आपके पास आया, और तीसरा कई बार जो पार्टनर है वो उसका दे देते हैं कि वो सिर्फ लाइक 1000 रुपीज ही कैन गिव इन टोटल। तो ये सारा पहले आप देखोगे आपके पास टोटल इनफ्लो कितना है, जितना आपके पास टोटल अमाउंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म सबसे पहले उसमें ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए जाते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ करने के बाद जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है कि लाइक हमारे क्रेडिटर्स है या हमने लोन किसी से लिया हुआ है, तो जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, ठीक कि अगर सपोज हमें 50,000 इन टोटल पे करना है और हमारे पास 40,000 ही है, तो हम दोनों ही आउटसाइड लाइबिलिटी है तो हम किस फॉर्म में उनको हम पे करेंगे, कितना पे करेंगे, ठीक है। तो उस केस में प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो भी उनका प्रोपोर्शन बनता है कि लाइक एक 30,000 पे करना है, एक हमें 20,000 पे करना है आउटसाइड लाइबिलिटी, तो 3:2 की रेशियो में वी विल पे दैट अमाउंट। तो इस केस में हमारा एक नया इवेंट, देयर इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, क्योंकि यहाँ पर जितना कैश उनको चाहिए उतना सफिशिएंट कैश नहीं होता है, तो यहाँ पर एक हम नया अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। और जो भी अकाउंट में जितनी भी डेफिशिएंसी आती है कि सपोज हम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आउटसाइड लाइबिलिटी 50,000 पे करनी थी, हम सिर्फ 40,000 पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा कैश नहीं है, तो 10,000 रुपए हमने कम पे किया, दिस इज डेफिशिएंसी। तो जहां पर उनको पे करना है और वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो दैट वी ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट, और या कहीं पर जो भी रिसीव करना था कि लाइक बैलेंसिंग फिगर कहीं कुछ निकल आई तो वो भी हमारी डेफिशिएंसी अकाउंट में जाकर ट्रांसफर हो जाती है। तो जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और जो भी हमारी अनपेड लाइबिलिटीज रह जाएंगी वो भी हमारी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है जितना मैंने अभी बताया इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म? यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू SOL, वैसे कुछ हो नहीं सकता, अगर सेम डेट है, टाइमिंग में भी अलग अलग होगा तो OB है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं बस अभी नया टॉपिक ही मैंने शुरू किया है जो मैंने बताया इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। Once again I am repeating, मैंने आज नया टॉपिक जो शुरू किया वो मैंने शुरू किया, मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक कराया था कि आपका एक पार्टनर जो है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में हम गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाते हैं और जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं वो इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बियर करते हैं इन देयर कैपिटल रेशियो जस्ट प्रायर टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो भी रियलाइजेशन लॉस होता है, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं रियलाइजेशन लॉस की इक्वल अमाउंट लेके आते हैं, राइट।
तो अब मैं जो नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। मतलब जब हमारी जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स, 3, 4, whosoever partners are there, all becomes insolvent। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, तो हमारा थोड़ा सा मेथड उसमें चेंज हो जाता है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, when we make realization account, तो उस केस में हम सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा उसमें आप जो भी आपके एसेट्स हैं वो डालोगे, उनको आपने बेचा तो उसके जो भी अमाउंट होगा वो आप रियलाइजेशन दिखाओगे, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, these will be shown in the realization account, no liability will be there। ठीक है, लाइबिलिटी के लिए सेपरेट अकाउंट उसमें बनाया जाता है। तो उसका जो भी बैलेंस होगा वो जनरली आपका लॉस आता है, तो वो आपके पार्टनर्स में जो भी रेशियो होती है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें उनका डिवाइड हो जाता है। दूसरी चीज कि इसमें हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एक हमारा होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी मतलब कि जैसे हमें लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, अगर हम पूरी लाइबिलिटी, क्योंकि सफिशिएंट कैश नहीं है पूरी, मैंने एग्जांपल लिया कि 50,000 हमें लाइबिलिटी पे करनी है, हमारे पास सिर्फ 40,000 है, तो 10,000 की लाइबिलिटी हम पे नहीं कर पाए हैं, तो जो भी हमारा अनपेड अमाउंट है वो हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो भी बैलेंस अमाउंट है वो भी सारे हमारे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस। अब तो आई थिंक क्लियर है। Then I should start with the question quickly without wasting time. Piecemeal distribution मुझसे बच्चे ने पूछा है, then I'll definitely do piecemeal distribution question. You'll better understand it with the question, beta. So I am showing you a question. Please take screenshot of that. This is the question. Please take screenshot quickly. I am giving you 1 minute time. इसका जल्दी से screenshot लो. Then I'll do this. Please take this screenshot quickly of this question. Then I'll stop sharing my screen. I hope you all have taken the screenshot of that. So I must stop screen sharing. First of all, I should remove my background. डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस कहीं नहीं जाता, उसका बैलेंस निकलता नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर आपकी वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है हमारे डेबिट क्रेडिट से। चलिए, I'll stop sharing screen now. I hope you all have taken the screenshot. Yeah, I think my screen will be bigger now. So let's start with this. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है, following is the balance sheet of a firm as on 31st March having 3 partners alpha, beta and gamma sharing profits and losses equally. तो यहाँ पर आपको 3 पार्टनर्स बताए हुए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और उनका बताया है कि जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे यूज्ड टू डू इट। I don't know about OB, आप पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। The firm was नीचे आपको ये बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में एसेट में आपको कैश, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर एंड P&L अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। इट मींस देयर इज लॉस। और लाइबिलिटी साइड आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन। लोन जो है इन्होंने बोला है सिक्योर्ड बाय फर्नीचर। तो अगर आपको कोई भी लाइबिलिटी सिक्योर्ड दी हुई होती है तो सबसे पहले जब भी वो एसेट रियलाइज होगा, उस एसेट को रियलाइज करके जो अमाउंट आएगा उसमें से पहले वो लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएगी।
जो उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है कि 10,000 का लोन लिया है और वो फर्नीचर के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो इन केस अगर हमारा जो फर्नीचर है वो 12,000 का हम बेचते हैं, तो उस 12,000 में से पहले ये 10,000 पे ऑफ किया जाएगा और जो 2,000 है वो इन जनरल कैश अकाउंट में हमारा चला जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सपोज हमारा फर्नीचर 7,000 का बेचते हैं, तो 10,000 में से 7,000 तो पूरा जो भी हमने बेचा वो पूरा का पूरा इसको चला जाएगा। अब 3,000 देखेंगे बाद में कि वो कैसे पे ऑफ किया जाएगा। पेपर ऑनलाइन होंगे बेटा। नीचे आपको दिया है द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि फर्म डिसॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि फर्म के जो सारे पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, इसलिए फर्म डिसॉल्व हो गई। स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 9,900 while फर्नीचर fetched ₹5,000। तो ये अभी आपको एसेट रियलाइजेशन बताया हुआ है। स्टॉक बेचकर 9,900 मिला है, फर्नीचर को बेचकर 5,000 मिला है, और जो डेटर्स को ड्यू था उसमें से 4,100 दे हैव रिसीव्ड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 220। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पूछ रहा था क्या होता है कि जब एसेट्स को बेचा जाता है या लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, तो उस टाइम कुछ एक्सपेंसेस कोई बियर करता है कि लाइक छोटा मोटा कुछ भी उन्होंने खर्चा उनका हुआ कि किसी को बुला के लाना है, या कुछ भी उन्होंने सपोज किसी का किराया ही पे किया है, एसेट उन्होंने बेचा तो वो एसेट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए 100 रुपए उन्होंने किराया पे कर दिया, तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। Nothing could be recovered from beta but gamma नहीं, हाँ, nothing could be recovered from beta and gamma। बीटा एंड गामा से कुछ भी इनको रिकवर नहीं हुआ, बट 600 could be recovered from alpha's private estate। अल्फा की जो प्राइवेट एस्टेट है उससे उनको 600 रुपए तो मिल रहा है, बाकी दोनों से तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। तो आपको बुक्स ऑफ फर्म क्लोज करनी है, तो यू विल make all the accounts related to dissolution. So first account we'll make here is the realization account. ठीक है, पहला अकाउंट जो हमारा बनेगा वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। बनाइए आप भी साइड बाय साइड। तो मैंने बोला था जब इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म होती है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म के केस में हम सिर्फ एसेट ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एसेट्स हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक 15,630, फिर आपको दिया है डेटर्स, डेटर्स आपको दिए हैं 4,720, एंड देन फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 9,530। बस यही एसेट है, क्योंकि कैश है, कैश का तो सेपरेट कैश अकाउंट बनता है, और P&L अकाउंट दैट बिलोंग्स टू पार्टनर्स, तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ नहीं आता, राइट। एसेट्स ट्रांसफर हो गए, लाइबिलिटी हमें दी हुई है, बट इस अकाउंट में हम लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एसेट्स है वो बेचे जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट, यहाँ पर एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, तो स्टॉक इन्होंने बेचा है 9,900, फर्नीचर इन्होंने बेचा है 5,000, और डेटर्स से इनको रिसीव हुए हैं 4,100। ठीक है, तो टोटल दे हैव रिसीव 19,000। ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसलिए ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म है, सो दे आर नॉट, क्योंकि ये सब जो भी पार्टनर्स हैं वो सफिशिएंट कैश ब्रिंग नहीं कर सकते हैं पे ऑफ करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, उसको रियलाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। एसेट्स रियलाइज हो गए, आपको एक्सपेंसेस दिए हैं, तो मैंने बताया था जब हम ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी अमाउंट रिसीव हुआ उसमें सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए जाते हैं।
तो कैश अकाउंट से ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 220 के, ये पे ऑफ हो जाएंगे। बस इतनी ही चीज हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, उनको बेचने की वाली एंट्री होती है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। Only these entries we pass in realization account in case of insolvency of firm. Now we will close this account. इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये हमारा आ गया 30,100 और हमारा लॉस आया यहाँ पर कितना 11,100। ठीक है, दिस इज रियलाइजेशन लॉस। ये कैपिटल अकाउंट में हमारा डिवाइड हो जाएगा, अल्फास कैपिटल अकाउंट, बीटास कैपिटल अकाउंट एंड गामास कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, तो यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है, तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 3700 3700 3700, दैट्स इट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभिषेक, आपने जो टेलीग्राम का लिंक शेयर किया है वो एक्सपायर बता रहा है। Loan on furniture is the outside liability, so we will make separate account of that. ठीक है, जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है उसका सेपरेट अकाउंट यहाँ पर बनाया जाएगा। तो रियलाइजेशन के बाद अब हम बनाएंगे लाइबिलिटी अकाउंट। तो यहाँ पर हमारी दो लाइबिलिटी है, एक है क्रेडिटर्स और एक है लोन, जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी की हम बात करें तो देयर आर टू लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड लोन। इसमें भी जो लोन है हमारा वो सिक्योर्ड है, तो जो भी सिक्योर्ड होता है पहले उसको पे ऑफ करेंगे, जिसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है। तो पहले आप बनाओगे लोन अकाउंट बिकॉज लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट फर्नीचर। ठीक है, पहले आप लोन अकाउंट बनाओगे क्योंकि वो जो है वो सिक्योर्ड है, तो पहले इसका अकाउंट बनेगा। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस लोन का दिया हुआ है 10,000। तो ये जो सिक्योर्ड था ये फर्नीचर के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। ठीक है, और फर्नीचर हमने कितने में बेचा है? ये हमें रियलाइजेशन में मिल रहा है 5,000। जो हमारा लोन है, लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट फर्नीचर। तो फर्नीचर बेच के जो भी अमाउंट आएगा सबसे पहले उसमें लोन पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना फर्नीचर बेचा गया तो ये पे ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। तो ये पे ऑफ हुआ 5,000। अगर हमारा फर्नीचर 12,000 का बेचा जाता तो पूरा का पूरा 10,000 पे ऑफ कर देते, बट क्योंकि फर्नीचर 5,000 का पे किया गया है तो वो जो भी लाइबिलिटी जिस एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है सिर्फ उतना मैक्सिमम अमाउंट अभी आप उसको दोगे। तो ये 5,000 इसको बेच के मिला तो मैक्सिमम 5,000 इसको दिया जाएगा। बैलेंस आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये वाला जो बैलेंस है ये सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, अब ये नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स है ऐसे ही आपका ये वाला अमाउंट जो सिक्योर्ड था, सिक्योर्ड में पहले आपने उसको पे ऑफ कर दिया, रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू दी लायबिलिटी नेक्स्ट अकाउंट जो आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसका जो बैलेंस अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप बनाओगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटीज जो हमें पे ऑफ करनी है उसका अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आउटसाइड लायबिलिटी में दो थी, एक थी सिक्योर्ड और एक थी अनसिक्योर्ड। लोन हमारा सिक्योर्ड था, क्रेडिटर्स हमारे अनसिक्योर्ड है। तो पहले हम जो भी सिक्योर्ड है उसको उसका जिस एक्सटेंट तक उसका सिक्योर्ड वो जो वो बेचा गया है उतना हम दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी फिर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं जो अनसिक्योर्ड है। अब अनसिक्योर्ड वाले सारे एक साथ आएंगे।
इसका क्रेडिटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो है 20,000। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 20,000 दिया है और ये लोन वाला यहाँ पर आकर ट्रांसफर हो गया, लोन अकाउंट 5,000। तो टोटल अब आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी बची है पे ऑफ करने के लिए? 25,000। टोटल अब फर्म को 25,000 पे करना है। ठीक है, पहले टोटल 30,000 था, 30,000 में से ये 5,000 यहाँ पे कर दिया, अब बाकी 25,000 पे करना है। तो अब हमें ये नहीं पता कि फर्म के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, फॉर दैट पर्पस यू विल मेक अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हम बनाएंगे जिसमें हम निकालेंगे हाउ मच कैश इज अवेलेबल विद द फर्म। ठीक है, तो हमारा वर्किंग नोट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विद फर्म टू पे लाइबिलिटी। हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। तो आप क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो एक आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। जब आप अवेलेबिलिटी ऑफ कैश देखोगे तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में, वो है 3,120। दूसरा, आपने जब एसेट्स बेचे तो वहां से आपको कैश मिला, तो यहाँ पर आएगा सेल ऑफ एसेट्स, जिसको आप रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 19,000 यहां से रिसीव हुआ। गॉट इट। इसके अलावा आपको क्या बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है ₹600 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अल्फाज स्टेट। कोई जरूरत नहीं, इतना 2y में दिमाग मत लगाओ बेटा। नहीं, ऐसे नहीं डालेंगे, जैसे डालेंगे वैसे मैं बता रही हूँ। वो इसलिए लिखा क्योंकि 10,000 लोन हमारा हमेशा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, लोन इज ऑलवेज सिक्योर्ड। तो लोन का 5,000 तो हमने पे कर दिया, बट उसका 5,000 का बैलेंस तो अभी बाकी है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड था उसके थ्रू 5,000 का अमाउंट उसको मिल गया, बट 5,000 उसको अभी भी देना बाकी है। लुक, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, रियलाइजेशन अकाउंट तक मैंने आपको बता दिया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी एसेट्स तो हमने बेच दिए, अब बारी किसकी आई? लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने बोला कि फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं होता, तो लाइबिलिटी कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट से पे ऑफ नहीं करते हैं, लाइबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी दो तरीके की है, एक है आपकी सिक्योर्ड लाइबिलिटी और एक है आपकी अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। तो सबसे पहले आप सिक्योर्ड लाइबिलिटी का अकाउंट बनाओगे, जो है आपका लोन अकाउंट। उसका ओपनिंग बैलेंस आपने डाला, तो जिस एसेट के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड था, तो पहले आप उस जो भी उस एसेट को रियलाइज करके अमाउंट आया उससे आप लोन को पे कर दोगे। तो वो जो एसेट को बेच के अमाउंट आया वो सिर्फ 5,000 आया, हमें पे 10,000 करना था, बट मिला हमें 5,000। तो जितना भी मिला वो तो हमने पे कर दिया उसको, बाकी जो बचा हुआ है वो स्टिल अभी भी लाइबिलिटी है। ठीक है, वो अभी भी हमारी लाइबिलिटी है, बट अब वो हमारी एसेट सिक्योर्ड नहीं रही, जिसकी अगेंस्ट सिक्योर्ड थी वो वाला अमाउंट हमने पे कर दिया। नाउ दिस इज द नॉर्मल लाइबिलिटी। तो इस नॉर्मल लाइबिलिटी को हमने दूसरे लाइबिलिटी के साथ ऐड ऑन कर दिया, ये निकालने के लिए कि अब हमें टोटल इतना अमाउंट पे ऑफ करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास, कंपनी के पास टोटल कितना कैश अवेलेबल है। ठीक है, टोटल कितना कैश अवेलेबल है उसके हिसाब से हम इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे। तो कैश कितना अवेलेबल होगा? एक तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, दूसरा जो एसेट बेचकर हमारे को जो बैलेंस मिला वो आया, इसके अलावा जो भी हम रिकवर कर सकते हैं पार्टनर से वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अल्फा से ये जो रिसीव कर पा रहे हैं वो 600, ये रिकवर कर पा रहे हैं। दिस इज द टोटल कैश अवेलेबल।
टोटल इतना कैश अवेलेबल है जिसमें से सबसे पहले क्या पे ऑफ हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो हमने बोला था कि देयर इज प्रॉपर ऑर्डर, जब इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म होगा तो जो भी कैश अवेलेबल होगा उसमें सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ कर दिए, 22,500 बच गए। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे ऑफ करने के बाद इनके पास बचा 22,500। इसमें से इन्होंने लोन का भी कुछ अमाउंट 5,000 रुपीज पे कर दिया। आफ्टर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, इन्होंने जो लोन के लिए पे किया 5,000, उससे हमारा कैश रिड्यूस हो गया। तो नेट बैलेंस कितना बचा हमारा, 17,500। ठीक है, तो अब फर्म के पास एट प्रेजेंट कितना कैश अवेलेबल है, 17,500। तो ये 17,500 क्रेडिटर्स में और लोन को पे ऑफ किया जाएगा। अब पे तो इनको कितना करना है, 25,000, और अवेलेबल है इनके पास 17,500। तो ये किसको कितना अमाउंट देंगे, तो इन दी रेशियो ऑफ 20:5, जो इनकी रेशियो है, इस रेशियो में ये अमाउंट इनको पे ऑफ कर दिया जाएगा। आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी प्राइवेट एसेट्स भी यूज की जा सकती है। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि वो पर्सनल भी उनके एसेट्स भी रियलाइज हो जाते हैं उसमें। 5,000 अभी हम सिर्फ इनकमिंग, ये हमारा सिर्फ इनफ्लो था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आउटफ्लो आपको दिखाया है, ये आप कैसे भी निकाल सकते हो। यस, जो आपको बैलेंस शीट में दिया है 3,120 कैश अकाउंट आपको दिया हुआ है। तो टोटल कैश इनके पास अवेलेबल है 17,500, और क्रेडिटर्स को और लोन को 20:5 के रेशियो में ये पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, 17,500 है बेटा, चेक योर अमाउंट, 220 रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है इन्होंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट 17,500, और बाकी अब जो बैलेंस आया वो हमारा, क्योंकि अब उसको वो पे ऑफ नहीं कर सकते, उनके पास कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो अब बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिटर अकाउंट की, वो हमारी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी, 7,500। दिस विल बी ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब फर्म के पास और कैश नहीं है पे करने के लिए। अगर हमारा लोन सिक्योर नहीं होता, ठीक है, अब यहाँ पर तो लोन सिक्योर था तो पहले लोन वाले को 5,000 दे दिए, बाकी का हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हमारा लोन सिक्योर्ड नहीं होता तो वो पूरा का पूरा अमाउंट यही आता, 20,000 और 10,000, और 2:1 के रेशियो में जो भी कैश होता वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक है, उसको पहले 5,000 अलग से पे नहीं करते। 22,500 में कहाँ हमने लोन डिडक्ट किया है, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है ये कहाँ कहाँ से मिल रहा है। ओपनिंग कैश मिल रहा है, एसेट बेच के मिल रहा है, अल्फा से मिल रहा है, जिसमें से 220 रुपए हमने एक्सपेंसेस पे किए। 5,000 तो हमने दिखाया ही नहीं कि इसमें से 5,000 भी पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस अमाउंट है 7,500, दैट विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। नाउ यू विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ तक तो सबने नोट कर लिया होगा, आई होप। आप लोग इतना टाइम लगाओगे तो मैं कोर्स कैसे कराऊंगी। बिल्कुल हो जाता। चलो, आई एम इरेजिंग दिस वन। Now we have to make partners capital account.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स का अकाउंट एक साथ बना लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अल्फा बीटा गामा। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल ट्रांसफर कर दोगे, जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है। बैलेंस डीडी वो आपको दी हुई है 8000, 6000, 1000, 8000, 6000, 1000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट में और आपको क्या दिया हुआ है, पी एंड एल अकाउंट, जो पार्टनर्स को बिलोंग करता है वो आपको बैलेंस शीट में और क्या दिया हुआ है, रिजर्व तो कुछ दिया नहीं है, बनेगा हैव पेशेंस डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा लास्ट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनकी कैपिटल ट्रांसफर की, फिर आपको पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया है, तो यू विल राइट हियर पी एंड एल अकाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 4000 ईच। ठीक है, इसके बाद जो रियलाइजेशन लॉस आपका आया था वो आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट 3700, 3700, 3700। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर किसी पार्टनर ने कोई एसेट नहीं लिया, कोई लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करी, बस एक सेंटेंस बोला है अल्फा की एस्टेट से 600 रुपए रिकवर किए जा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे कैश अकाउंट। अल्फा से 600 रुपए मिल रहे हैं, बाकी दोनों से कुछ नहीं मिल रहा, बीटा और गामा से कुछ भी रिकवर नहीं करा, सो दे आर ब्लैंक। अल्फा से दे हैव रिकवर्ड ₹600 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, दैट्स इट। इसके अलावा तो यहाँ कुछ नहीं है। तो अब इनकी आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी सीधा सीधा डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। Closing balance of partners capital account, whether it is of debit side, whether it is of credit side, किसी भी साइड पर आएगा वो आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा का, ये है 8600। ठीक है, तो इधर इसका बैलेंस कितना आएगा, अल्फा का बैलेंस आ रहा है डेफिशिएंसी अकाउंट 900। ठीक है, ये है 7700, इसका बैलेंस आ रहा है 1700 और ये है 7700। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया आपका। ऑल 7700 नहीं आएगा, अल्फा का क्लोजिंग बैलेंस चेंज आएगा। चेक नीशु, चेक इट। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, जो भी बैलेंसिंग फिगर आई, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया, पूरा का पूरा डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नाउ वी विल मेक डेफिशिएंसी अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो भी डेफिशिएंसी में डालना था सब हमारा आ गया, तो अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट तो डेफिशिएंसी अकाउंट में एक तो हमारा कहां से आया था, जो हमारा सैलरी क्रेडिटर अकाउंट था उसका बैलेंस आया था, तो ये आ गया सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट। आपको पता है जनरल एंट्री करते हैं तो जो जिसका अकाउंट में डेबिट साइड होता है दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट साइड को जा रहा होता है,
तो 7500 आपका ये आया। अब आपका कैपिटल अकाउंट में इसका डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा। अल्फाज कैपिटल अकाउंट 900, इधर आएगा बीटास कैपिटल अकाउंट 1700, गामास कैपिटल अकाउंट 6700, और इसका बैलेंस जो है हमेशा मैच करेगा। आपका डेफिशिएंसी अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा मैच करेगा। टोटल करेंगे 8400 और इसको टोटल करेंगे 8400। लास्ट आपको जो बनाना है वो है कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर है टू बैलेंस BD 3120, इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट्स में इन्होंने जो एसेट बेचे थे वो थे 19,000। इसके बाद आपने यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं कैश में, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो एक्सपेंसेस पे किए 220। फिर आपने लोन को पे किया तो लोन अकाउंट आया यहाँ पर, ठीक है। आपने जो भी ऊपर अकाउंट बनाया वहां जो जो कैश की एंट्री थी सारी आपकी जो है कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो लोन अकाउंट को पे किया 5000, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे किया आपने 17,500, और यहाँ पर अल्फास कैपिटल अकाउंट यहाँ से रिसीव किया 600। बस यही पे हमारे कैश जो थे वो आया हुआ था, और जो हमने पे ऑफ किया था यही सारा कैश अकाउंट था। टोटल कर देंगे, टोटल विल बी हाउ मच, 17,522। 22,720 will be total of the cash account. तो जितने अकाउंट्स थे सारे बन गए। सिंपलेस्ट वे था समझाने का, आपको एक एक अकाउंट के बारे में बताया, एक एक करके अकाउंट बनेगा। सबसे पहले आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट विदाउट ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी। वहां पर आपने क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन लॉस निकाल लिया। इट्स रॉन्ग, 600 रुपए नहीं लिखा होगा, अल्फा कैपिटल अकाउंट लिखो, अल्फा से जो 600 रुपए रिसीव हो रहे हैं। क्योंकि हमने अब लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं की थी तो लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट बनता है। अगर हमारी सारी लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड होती तो उसको हम एक साथ अकाउंट बना देते, बट यहाँ पर एक लाइबिलिटी सिक्योर्ड थी और एक लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड थी, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का सेपरेट अकाउंट बना। पहले सिक्योर्ड का बनाया, उस पे जिस एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड था उतना अमाउंट उसको पे ऑफ कर दिया, और अगर बैलेंस बचता है तो अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज अब एक साथ रख दी, जैसे क्रेडिटर्स और लोन को एक साथ रख दिया। अब हमने निकाला अब फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है, जो भी कैश था उनके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जितनी अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज थी सब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो अनपेड रह गया वो हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट में चला गया। फिर उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है उनका ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है। अगर हमें बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ होता है तो वो हम डालते हैं, P&L अकाउंट दिया हुआ होता है वो हम डालते हैं, उसके अलावा रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट, उसके अलावा जो भी पार्टनर्स कुछ कैश लेके आ रहे हैं तो वो हम यहाँ पर डालते हैं। कैपिटल अकाउंट की जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट, वो हमारी सीधे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये मैंने अभी दोबारा बता रही हूँ, लाइबिलिटी अगर अनसिक्योर्ड है तो एक साथ अकाउंट बन जाएगा अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का, अलग अलग नहीं बनेगा, क्योंकि एक सिक्योर्ड थी एक अनसिक्योर्ड थी इसीलिए सेपरेट अकाउंट बनाया। अगर आपकी लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड है तो उसका एक ही अकाउंट में आप पेमेंट दिखा सकते हैं। 7500 एफिशिएंसी अकाउंट में कहां से आया? ये 7500 जो आपका क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस नहीं फिगर आई थी, वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जो ट्रांसफर की थी, क्रेडिटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर देखो, वो 7500 है जो हमने डेफिशिएंसी अकाउंट को रेफर कर दी थी। अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का
जो भी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी होंगी उनको एक साथ अकाउंट बना दोगे और वो फिर पे ऑफ हो जाएंगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। जितना कैश अवेलेबल होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर सब लायबिलिटीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो भी बैलेंस बचेगा जो अनपेड रह गया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएंगे, और डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल हमेशा मैच करता है, उसमें कभी भी आपकी कोई बैलेंसिंग फिगर निकल के नहीं आएगी। एंड फाइनली यू विल मेक कैश अकाउंट, तो कैश या बैंक अकाउंट जैसे अभी तक बना रहे हो वैसा ही बनेगा। जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया, जो भी आपने पे ऑफ किया, ऑल यू विल राइट देयर, दैट विल आल्सो गेट टैली। So this is insolvency of a firm, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे शुरू करना है, इसमें जो आपको मिलता है वो है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक यू ऑल हैव डन विद दिस। हाँ जी, जब सिक्योर्ड आपकी कोई लायबिलिटी है तब आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है, अनसिक्योर्ड है तो सबका एक अकाउंट बना दो। डन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। यस यस ऑफ कोर्स यू कैन, बट बाकी अकाउंट तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। I hope you have taken. Let's continue with the next topic, piecemeal distribution. piecemeal distribution आपके कोर्स में है शायद, बट उसका क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को अभी तक आया नहीं है, बिकॉज आई हैवंट चेक द टेनियर, तो आई हैव नो आइडिया कि आपको इसका क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं। ये JR मोंगा में है। आपका सेशन तो ऑफलाइन के लिए निकल गया, अभी नेक्स्ट आपके सेमेस्टर में ऑफलाइन क्लासेस होंगी। बेटा आपके 45 मिनट स्पॉइल हो गए, सो आई कांट हेल्प इट आउट। I have explained as maximum as I can. I can't do anything else for that. I haven't created any WhatsApp group, any Telegram group. This group is created by a student itself. All right. So let me start with the next topic, piecemeal distribution. यस, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि अभी तक जो हमने डिसोल्यूशन पढ़ा तो उसके हिसाब से बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जिस डेट पर फर्म डिसॉल्व होती है उसी डेट पर सारे एसेट्स भी बेच दिए जाते हैं, उसी डेट पर सारी लायबिलिटी भी पे ऑफ कर देते हैं। कि सपोज 5 जनवरी को द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, तो 5 जनवरी को ही कंपनी के जितने एसेट थे वो सारे बेच दिए, और 5 जनवरी को ही जितनी लायबिलिटीज थी उनको पे भी कर दिया। ठीक है, सो दिस साउंड्स क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, वो जो है इतना प्रैक्टिकल नहीं सुनाई देता। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आया था, विच इज क्वाइट लॉजिकल। इसमें क्या होता है, इसमें ये मान के चला जाता है कि जिस डेट पर डिसोल्यूशन हुआ एक साथ तो सब कुछ नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि कंपनी कोशिश करेगी कि जितना ज्यादा प्राइस उसको उसके एसेट्स का मिले, सो दे वेट अ लिटिल फॉर दैट। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जैसे जैसे उनके एसेट्स बेचे जाते हैं, कि सपोज एक दिन 2 एसेट बेच दिए, एक दिन 1 एसेट बेच दिया, जैसे जैसे उनके एसेट्स बेचे जाते हैं वैसे वैसे वो पे ऑफ करते रहते हैं। ठीक है, कि आज उन्होंने सपोज फर्नीचर बेच दिया तो उनको आज 20,000 रुपए मिल गए, तो ये जो 20,000 मिले ये लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज कर लिए। फिर कोई एसेट बेचा, जितना मिला फिर आगे जितनी लाइबिलिटी बची थी उसको पे करना शुरू कर दिया। दिस इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मतलब पीसेज में, जैसे जैसे एसेट बेचते जाएंगे, जैसे जैसे कैश रिसीव होता जाएगा, वैसे वैसे वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसी डेट पर, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है, सेम डेट पर ही सारे एसेट्स लाइबिलिटी को बेच दिया और उनको पे ऑफ कर दिया। तो ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है। इसमें जो है ये मान के चला जाता है कि एसेट धीरे धीरे बेचेंगे और धीरे धीरे लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है, जैसे मैंने आपको इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म के केस में भी बताया था, देयर इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पे किए जाते हैं। उसके बाद जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आप लोगों को अब कंसेप्ट पता है कि पार्टनर का कोई लोन है तो ये सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी दैट बिलोंग्स टू आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, या स्पाउस का भी लोन है तो वो भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे की जाती है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स का जो लोन है वो पे ऑफ किया जाता है, और उसके बाद कुछ बैलेंस अगर बच जाता है तब वो पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड इज सरप्लस कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड होता है, और दूसरा होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो अभी जो मैं शुरू कर रही हूँ वो हम सरप्लस कैपिटल मेथड में शुरू करने जा रही हूँ। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना समझना, सिर्फ मैसेज करते रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्राइवेट एस्टेट, प्राइवेट लाइबिलिटी अगर आपको सेपरेटली दी हुई होती है तो आप ये देखोगे पहले जो है, जो भी पार्टनर है अपनी प्राइवेट एस्टेट से पहले अपनी प्राइवेट लाइबिलिटी पे ऑफ करेगा, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो फर्म को मिल जाएगा। कि एक पार्टनर की प्राइवेट एस्टेट है 10,000, उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी है 5,000, तो पहले उस 10,000 में से वो अपनी प्राइवेट लाइबिलिटी 5,000 पे ऑफ करेगा, और ये जो सरप्लस अमाउंट है 5,000 ये फर्म के पास वो पे कर देगा। तो जो हम कहते हैं ना पार्टनर्स ब्रिंग इन कैश, तो ये पार्टनर के नाम से 5,000 का कैश फर्म के पास आ जाएगा। और अगर किसी पार्टनर की जो एसेट है वो एस्टेट है 10,000 की है, लाइबिलिटी 12,000 की है, तो उसको तो लाइबिलिटी पहले से ही ज्यादा है, तो इसका मतलब वो फर्म के लिए कुछ भी नहीं लेके आ पाएगा। बस इतना हमें समझना होता है अगर हमें सेपरेट चार्ट दिया होता है पार्टनर्स के एस्टेट और लाइबिलिटीज का। ऑफलाइन क्लासेस अभी आपकी नहीं होंगी, नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलो सरप्लस कैपिटल मेथड जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। सरप्लस कैपिटल मेथड में बेसिकली कैपिटल के बेसिस पर होता है यहाँ पर। इसको एक क्वेश्चन से हम सीधा करेंगे। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज क्वाइट ब्लर। इसमें आप अपने पास नोट कर लीजिए, यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। प्लीज नोट डाउन, because the image is blur, I haven't recognized it. So you please note down, this is the balance sheet of three partners X, Y and Z, and their profit sharing ratio is 4:3:1. X, Y, Z and 4:3:1. I hope you have noted down. Yes, अगर offline होंगी तो online नहीं होंगी. There will be either class, either offline or online. I hope you have noted down. For this question, three partners are there, X, Y, Z, and the profit sharing ratio is 4:3:1. Okay, now I am continuing with the question. ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। Let me reduce the size so that you would be able to, हाँ ये आपका एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट दी हुई है आपको, और नीचे आपको बताया हुआ है the assets were realized as under। तो यहाँ पर 5 पार्ट दिए हैं, तो जो भी एसेट थे वो 5 फेजेस में बेचे हैं। फर्स्ट फेज में 40,000 का एसेट बेचा है, फिर 30,000 का एसेट बेचा है, फिर 50,000, 80,000, लास्टली 1,30,000। ठीक है,
फिर उन्होंने बोला है नो फर्दर सम्स कुड बी रियलाइज्ड, इसका मतलब इसके आगे अब फर्म को कोई भी कैश मिलने वाला नहीं है, जितना मिलना था इन 5 फेजेस में उसको ये टोटल अमाउंट मिल गया। Prepare a statement showing the distribution on the basis of proportionate capital method। तो यहाँ पर आपको मेथड मेंशन है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड के बेसिस पर आपको स्टेटमेंट बना के देनी है, उसने आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो यहाँ का बेसिक कंसेप्ट क्या है, सरप्लस कैपिटल मेथड का मतलब, सरप्लस कैपिटल से क्या मतलब है कि हम अभी तक कंसेप्ट हमारा क्या है कि जो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है वो हमेशा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, आपने पी एंड एल अकाउंट पढ़ा है या आपने जनरल रिजर्व पढ़ा है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट जब उनको पे ऑफ करने की बात आएगी तब क्या है कि भाई कैपिटल तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, जैसे हमें यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 4:3:1, उसके हिसाब से जो Z है उसकी कैपिटल सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है, और जो X है उसकी कैपिटल Z से 4 टाइम्स होनी चाहिए। बट कैपिटल क्या है, कैपिटल आपको X की दिया 1,40,000, Y की दी है 60,000 और Z की दी है 1 लाख। तो यहाँ पर जब पे ऑफ करेंगे, अगर उनको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे ऑफ करेंगे तो जो पार्टनर सबसे ज्यादा कैपिटल लेके आया उसके हिसाब से तो उसका नुकसान हो गया क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया, बट रिटर्न के टाइम पे तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रिटर्न कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरप्लस कैपिटल मेथड आया है। इसमें क्या है, इसमें हम निकालते हैं कि कौन से पार्टनर की कैपिटल सरप्लस है, उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से विच पार्टनर हैज द सरप्लस कैपिटल। तो जिसकी कैपिटल सरप्लस होगी, जितना अमाउंट सबसे पहले उसको उतना अमाउंट पे ऑफ किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, जो मैंने बोला ये मेरी बात समझ में आई सबको? सरप्लस कैपिटल मेथड क्यों बोल रहे हैं? वो मैंने बताया था, फर्स्ट वाली पिक्चर ब्लर थी, उसमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज 3 पार्टनर्स आर देयर एक्स वाई जेड, 3 partners are there X, Y, Z, and second is their profit sharing ratio is 4:3:1। ठीक है, 3 आपके पार्टनर्स X, Y, Z, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:1। बाकी इमेज मैंने आपको शो की है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 इंफॉर्मेशन आप अपने पास लिख लो, पार्टनर्स X, Y, Z, profit sharing ratio 4:3:1। Rest of the question I have shown you. You can take the screenshot from there. ये समझ में आया सरप्लस कैपिटल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी चीज पार्टनर्स में डिवाइड की जाती है, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी सरप्लस या रिजर्व्स, वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। उनको पे ऑफ भी कर रहे हैं तो उस केस में जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, कोई पार्टनर अपने शेयर के हिसाब से ज्यादा कैपिटल लाया हुआ हो सकता है, तो उस केस में अगर उसको सब चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। अगर उनको हम पे ऑफ भी करेंगे, अगर हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे ऑफ करेंगे तब भी उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो उस केस में हम पहले पता लगाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कौन सा जो पार्टनर है वो ज्यादा कैपिटल लाया हुआ है, तो पहले उसको पे ऑफ की जाती है और फिर बाकी पे किया जाता है। एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू, आई डू इट विद द क्वेश्चन। Have you taken the screenshot of this question? पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में कभी भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता, हमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है। Taken example of surplus method, example क्या है? This is one of the method, so we'll do a question on that. Example थोड़ी कुछ होता है इसमें। Should I start? वैसे टाइम इज अबाउट टू ओवर, मैं अभी शुरू करूंगी तो मैं खत्म कैसे करूं, बट आई विल मेक अ परफॉर्मा। ठीक है, आज परफॉर्मा बता रही हूँ, उसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे वेडनेसडे को।
जो मैंने बोला कि हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, उस स्टेटमेंट का परफॉर्मा आप बनाइए। सबसे पहला कॉलम होता है आपका डिटेल्स। ये आपका, आप यू आर मेकिंग स्टेटमेंट showing distribution of gradual realization. This is the statement you make. Statement showing distribution of gradual realization. ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आपका परफॉर्मा क्या होता है? फर्स्ट कॉलम इज फॉर डिटेल्स, जो भी हम डिटेल्स यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं। सेकेंड कॉलम जो होता है हमारा टोटल रुपीज। सेकेंड कॉलम की जो भी हमारा रियलाइजेशन जैसे हमें दिया हुआ, फर्स्ट फेज में कितना रियलाइज कर रहे हैं, सेकेंड फेज में कितना रियलाइज कर रहे हैं, वो हम यहाँ मेंशन करते हैं टोटल रुपीज में। ठीक है, थर्ड कॉलम होता है आपका लाइबिलिटीज का। आपको लाइबिलिटीज यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी लोगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आपका ये बन गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी किसको पे ऑफ करना है अगर अमाउंट बच गया तो? इनके जो भी हमारे पार्टनर है उनके पास एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ये हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ पेमेंट कि जो भी हमारा अमाउंट रियलाइज होगा, जब भी हम एसेट रियलाइज करेंगे, सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाती हैं। अगर सिक्योर्ड होती तो पहले आप सिक्योर्ड लाइबिलिटी लिखते, दोनों ही अनसिक्योर्ड है तो इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। दोनों ही अनसिक्योर्ड है तो जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमने लिख दिया। पहले लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर्स के पास आएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो दिस इज बैलेंस ड्यू। जिस डेट पर रियलाइजेशन हुआ उस डेट पर कितने बैलेंसेस पे ऑफ करने हैं, तो वो आपको दिया हुआ है। क्रेडिटर्स को देने हैं जो उनके बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं, 52,500, 17,500, 1,40,000, 60,000 और 1 लाख। सबसे पहला कि हमें एक्चुअली पे कितना करना है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं बैलेंस ड्यू। दिस मच अमाउंट वी नीड टू पे। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ रियलाइजेशन दिस इज द अमाउंट ड्यू जो हमें पे ऑफ करना है। पहले हमें लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है और लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद हमें पार्टनर्स को पे ऑफ करना है। तो अब जो है एसेट्स रियलाइज होने शुरू हुए, फर्स्ट फेज का रियलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट फेज रियलाइजेशन हो गया। टोटल कितने अमाउंट का रियलाइजेशन हुआ? 40,000। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, रियलाइजेशन, द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, तो आपने वो देखा सबसे पहला रियलाइजेशन हुआ 40,000 का, तो फर्स्ट रियलाइजेशन अमाउंट इज टोटल 40,000। अब सबसे पहले क्या होगा, इनको पे ऑफ किया जाएगा। जो हमारी लाइबिलिटी है, दोनों ही अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। कंप्लीट अमाउंट तो है नहीं कि दोनों को पूरा का पूरा पे कर दें, तो किस बेसिस पे करेंगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। इन दोनों की रेशियो निकालेंगे। ठीक है, रेशियो क्या है इनकी, निकालोगे तो ये आएगी 3:1। ठीक है, दोनों लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड है, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट,
तो जो भी अमाउंट आएगा, अगर हम इनको कंप्लीट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर पे करेंगे। तो इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इज 3:1, so it will be paid in the ratio, paid in ratio 3:1। तो ये जो 40,000 का अमाउंट है 3:1 की रेशियो में पे ऑफ कर दिया। तो इसको पे किया 30,000, इसको पे किया 10,000, 40,000 पूरे हो गए। यहाँ पर आ गया नील। फर्स्ट रियलाइजेशन कंप्लीट। बैलेंस क्या बचा? 22,500, 7,500, 1,40,000, 60,000, 1,00,000। ठीक है। फिर यहाँ पर सेकेंड रियलाइजेशन हुआ, सेकेंड फेज ऑफ रियलाइजेशन, उसमें इनको मिला कितना? 30,000। सेकेंड फेज ऑफ रियलाइजेशन जब उन्होंने एसेट बेचा तो उनको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 30,000। ये टोटल कितना है? 30,000 ही है। तो ये अब पूरा पूरा इनको चला जाएगा। अब हमें रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना अमाउंट बैलेंस था उतना ही अमाउंट हमें मिला, पूरा का पूरा दोनों को दे दिया, हमारा अमाउंट खत्म हो गया। तो बैलेंस क्या बचा? अब हमारी लायबिलिटी हो गई नील, हमने पूरी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। पार्टनर्स का बैलेंस बचा 1,40,000, 60,000, 1,00,000। अब हमारा जो मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड वो यूज होगा। अब हमें ये देखना है, अब हमें तीनों पार्टनर्स को पे ऑफ करना है। इनकी रेशियो हमें दी हुई है 4:3:1। दिस इज द रेशियो गिवन टू अस। तो हम पहले निकालेंगे, अब क्योंकि इस रेशियो में कैपिटल तो है नहीं, जो हमें रेशियो दिया 4:3:1, इस रेशियो में इनकी कैपिटल नहीं है। तो वी विल फाइंड आउट कौन से पार्टनर की कैपिटल सरप्लस है। तो सबसे पहले उसको पे ऑफ किया जाएगा। वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए आप वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट यू विल मेक, ठीक है। उसमें आप लोगे कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। आपको पार्टनर्स दिए हुए हैं X, Y, Z। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर की आपने ली कैपिटल एज पर बैलेंस शीट 1,40,000, 60,000 और 1,00,000। ठीक है, ये इनकी एज पर बैलेंस शीट है। 4:3:1 इनकी रेशियो। हम ले रहे हैं कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बैलेंस शीट में तो हमें ये कैपिटल दी हुई है, बट अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल निकालेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनकी कैपिटल कितनी आएगी? तो जिस पार्टनर की कैपिटल मिनिमम है उसके बेसिस पर आप निकालोगे। तो यहाँ पर 3 कैपिटल है, मिनिमम किसकी है? Y की 60,000। जो भी मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल निकालोगे। तो यहाँ पर फॉर 3/10 शेयर, 3/10 शेयर के लिए इसकी कैपिटल 60,000 है। ठीक है, तो आप पहले Z की निकालोगे। तो Z की इसके हिसाब से कितनी आएगी? 20,000। डिवाइडेड बाय 3 कर दिया ना, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो वो 1 हो गया। जैसा आप यूनिटरी मेथड लगाते हो, मिनिमम जिसकी कैपिटल है फॉर 3/8 शेयर, फॉर 3/8 शेयर द कैपिटल ऑफ Y इज 60,000। तो अब आप निकालोगे फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए Z की कैपिटल कितनी आएगी? For 3/8 share, capital is 60,000. 3/8 शेयर के लिए कैपिटल 60,000 है, तो 1/8 शेयर के लिए कितनी होगी? ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 20,000। तो ये है Z की। और X की निकालोगे, X का क्या है? 4/8 शेयर,
4 बाय 8 शेयर के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से 80,000। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल होनी चाहिए 80,000। As per profit sharing ratio, their capital should be 80,000, 60,000, 20,000. बैलेंस क्या बचा? इसका बचा 60,000, इसका हो गया नील और इसका बचा 80,000। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इन दोनों ने इतनी कैपिटल फालतू दी हुई है। अभी भी जब हम पे ऑफ करेंगे तो अब इन दोनों में किसका सरप्लस है? इनकी रेशियो क्या है? 4:1। ठीक है, 4:1। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 4/5 शेयर मिनिमम अमाउंट है 60,000। 8,000 और 60,000 में से क्या कम है? 60,000 कम है। 8,000 और 60,000 में से 60,000 कम, 80,000 और 60,000 में से 60,000 कम है। 60,000 शेयर इसने लाया हुआ है। ठीक है, फॉर 4/5 शेयर। तो 1/5 के लिए, सॉरी 1/5 के लिए कितना होगा वो यहां पर निकालोगे तो 4/5 शेयर के लिए इसने 60,000 दिए, तो Z अपने 1/5 शेयर के लिए इसको कितना देना चाहिए था? 15,000। तो ये हुआ 15,000, बैलेंस नील नील और ये आया 65,000। तो इसका बनाने का पर्पस क्या है? अब जो नेक्स्ट रियलाइजेशन होगा उसमें सबसे पहले Z की सबसे ज्यादा सरप्लस कैपिटल 65,000। ठीक है, तो जो भी आप एसेट बेच के अमाउंट आपको मिलेगा उसमें सबसे पहले 65,000 पे किया जाएगा इसको, Z को। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रियलाइजेशन होगा ये पूरा 65,000 पे करने के बाद फिर इनको इस रेशियो में 4:1 की रेशियो में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इनके कैपिटल फालतू है। और जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तब फिर तीनों का 4:3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको जितना अभी करवाया है उतना समझ के आना, ठीक है, उतना उसको पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। So this is all for the day. We'll meet in the next class with this same question. Till then, see you. Bye. You can leave this meeting.